अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं कि लिखा हुआ है प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट। तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 5 और 6 के साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये अभी हम करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब वो जो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये भी अभी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट में एक तो लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स अभी हमने नहीं सीखे तो वो अभी हम बनाएंगे भी नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीख लिया, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हमें पता है। सबसे पहले आपको मारिया एंटरप्राइज का डाटा गिवन है और मंथ है आपके पास मार्च 2020। सेल टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मोस्टली मंथली होते हैं, मोस्टली, बट हो कुछ भी सकते हैं, क्वार्टर के हो सकते हैं, सालाना हो सकते हैं, 6 महीनों के हो सकते हैं। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट वाले क्वेश्चन होते हैं। मारिया एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट for the month मार्च जो भी होगा 20। अच्छा, जो लोग पहली दफा ये आज पहले दिन आए हैं क्लास में वो सुन लें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस मकसद के लिए बनाया जाता है। देखिए, जो बिजनेस है वो दो, वैसे तो कितनी टाइप का होता है, फिलहाल 2 टाइप का, एक रिटेलर होता है और एक मैन्युफैक्चरर होता है। जो रिटेलर होता है वो तो चीज खरीद के बेचता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो बना के बेचेगा ना। वो जो बनाने पे खर्चा आता है उसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। उस पर मटेरियल लगता है, लेबर लगता है और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए वो एक बात करता है कि अगर कभी जिंदगी में आपके पास यूनिट्स या केजी साथ बताए हों तो उसका भी एक कॉलम बना लिया करो और एक कॉलम बन जाएगा अमाउंट। फॉर्मेट वही है, वो कहता है कि सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग रॉ मटेरियल, कि किसी भी कंपनी के पास, मैन्युफैक्चरर के पास जो रॉ मटेरियल पहले से पड़ा हुआ है वो कितना है। यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये किस दिन का डाटा है आपके पास, 1 मार्च। रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है, ये 1000 केजी आपके पास पड़ा हुआ है जिसकी कीमत है 1.5 लाख। तो यहां पर लिखते हैं 1000 केजी जिसकी कीमत है 1.5 लाख, ओपनिंग रॉ मटेरियल। फिर रॉ मटेरियल परचेज, पहले दिमाग में ये रखकर बैठे कि हम कोई चीज बना रहे हैं जिस पे क्या लगता है, एक मटेरियल लगेगा, एक लेबर लगेगी और दूसरे फैक्ट्री के ओवरहेड लगेंगे। मटेरियल और लेबर के अलावा, मटेरियल और लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के खर्चे आएंगे उसे हमको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी, अब देखते हैं कि मटेरियल खरीदा कितना। यहां पर एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब 1 kg मटेरियल से 1 यूनिट बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं। आगे यहां पर लिखा हुआ है परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 5200 kg आपने खरीदा 7,80,000 का। तो यहां पर 5200 kg 7,80,000। ओके होगी बात। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा था 1.5 लाख का, 7,80,000 का और खरीद लिया, लेस कर देते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल।
अब कुछ चीजें आपकी कॉमन सेंस बेस्ड होती हैं, जैसे आप लोगों ने पहले ये सवाल किया, आप लोगों को लगा कि इसमें तो कुछ चीजें इनकम्प्लीट है। चीजें इनकम्प्लीट नहीं होती, चीजें कंप्लीट होती है, सोचने वाली होती है। अब खुद सोचें, आपने 1000 केजी आपके पास पहले पड़ा हुआ था, 5200 केजी आपने और खरीद लिया, तो मटेरियल आपके पास पड़ा कितना हुआ टोटल? 6200 केजी आपके पास मटेरियल है। अब आए क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन, कितने केजी? प्रोडक्शन के लिए कितना भेज दिया मटेरियल? 4800 केजी। तो आपके पास पड़ा कितना हुआ? 1400 केजी। नहीं पता चला? देखिए, आप 1000 पहले पड़ा था, 5200 और खरीद लिया, तो आपके पास टोटल कितने केजी हो गया? 6200 केजी। उसमें से वो कहता है प्रोडक्शन पे कितना भेज दिया? 4800 केजी। तो इसका मतलब है 62 में से 4800 प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो गया, तो जो बाकी है वो आपके पास पड़ा है। तो कितना पड़ा हुआ आपके पास? 1400 केजी। ये तो पता है ना, माइनस करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस। अब इंटरेस्टिंग बात, और ये तो मुझे पता चल गया कि 1400 केजी है, वो कुछ सो तो नहीं रहा। तो सोने से मुराद है कोई फूफो के घर ना गया हो, वो भी साथ ही शामिल होता है, इधर रहना है। क्योंकि इसमें ना दो कॉन्सेप्ट साथ साथ चल रहे होते हैं, एक जो हम अप्लाई करते हैं और एक जो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर हमने ये देखना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक का 1400 रुपए है वो किस रेट पे लिखूं मैं देखूंगा मेथड FIFO है या वेटेड एवरेज। अगर क्वेश्चन के अंदर बताया हो तो वही लेंगे, ना बताया हो तो FIFO लेंगे। अब FIFO होता है फर्स्ट इन। याद रखें, FIFO के अंदर जो आपके पास स्टॉक खरीदा जाता है ना, उस वैल्यू पे पड़ा होता है। मतलब 1 केजी कीमत बता सकते हो? 7,80,000 डिवाइड बाय 5200, 150 रुपए का 1 केजी चल रहा है। आपके पास कितना पड़ा हुआ है? 1400। तो 1400 को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 2,10,000। एक बात और यहां पर देखें, अगर ये क्वेश्चन होता वेटेड एवरेज का, पहले क्या करते? दोनों ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू और परचेज की वैल्यू भी प्लस कर लेते, केजी भी प्लस कर लेते, उनको करते डिवाइड, तो आ जाता एवरेज रेट। 1400 को उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते, और ये हमारा PRC का कॉन्सेप्ट है। FIFO मेथड हो तो किस पे अकाउंट फार करेंगे? लास्ट परचेज पे, लेटेस्ट रेट पे। और अगर एवरेज मेथड हो तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की वैल्यू प्लस करके डिवाइडेड बाय उनके यूनिट कर दे। दोनों को सब समझ लग गया? अब ये कंफर्म कितना आना चाहिए? क्योंकि यही तो आपने प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया, और मटेरियल की कॉस्ट कितनी लग गई? 7,20,000। अब जरा ध्यान से ये बात भी सीखिए, 1.5 लाख का पहले स्टॉक पड़ा था, 780 का और खरीदा, 2,10,000 का मेरे पास अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो मटेरियल कितना लग गया? 7,20,000 का मटेरियल मेरा प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो गया। तो पहली होगी मटेरियल, ये स्टेप मेरा हो गया, डन। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? लेबर। प्लस कर देता हूं मैं, प्लस लेबर। लेबर के यूनिट नहीं होते। अब लेबर में उसने बताया हुआ है टोटल पेरोल, लेबर, वेजेस, पेरोल, ये 3 नाम बोले जाते हैं। लेबर, पेरोल और वेजेस, ये लेबर को ही कहते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेबर को लेबर भी बोला जाएगा, लेबर को पेरोल भी बोला जाएगा, और लेबर को वेजेस भी बोला जाएगा। अब फिर ये 2 टाइप का होता है, मटेरियल और लेबर। अगर मटेरियल और लेबर अगर तो डायरेक्ट हो तो उसको पहले लिखते हैं, अगर वो इनडायरेक्ट हो तो उसको फैक्ट्री ओवरहेड में लिखते हैं। मटेरियल और लेबर डायरेक्ट हो तो यहां पर लिखते हैं जहां लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखते हैं,
और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर हो तो उसको किस हेडिंग में लिखेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि हेडिंग ही तीन है, मटेरियल हो चुका है, लेबर अभी लिखने लगे हैं, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब चलते हैं, आपके पास यहां पर देखें टोटल पे रोल कितना है? 2,04,000 नजर आ रहा है? टोटल पे रोल 2 लाख, कहता है पे रोल ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर, पे रोल ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये तो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, सुपरवाइजर की सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में आती है, ये ओवरहेड का पे रोल हो गया। फिर वो कहता है पे रोल रिलेटिंग टू सेलिंग एंड एडमिन, ये तो अदर एक्सपेंस है, ये तो वैसे भी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। अब इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं टोटल पेरोल में से, तो बाकी कौन से बात जाएंगे? डायरेक्ट पेरोल। नहीं समझ लगी? टोटल पेरोल भी बता दिया, सुपरवाइजर का पेरोल भी बता दिया, सेलिंग और एडमिन डिपार्टमेंट का भी पेरोल बता दिया, तो टोटल पेरोल में से बाकी पेरोल निकाल देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वो डायरेक्ट पेरोल बच जाएगा। तो कितना बच गया? 204 माइनस 20 माइनस 40, 144, लेबर भी हो गया, मटेरियल प्लस, अच्छा मटेरियल प्लस लेबर को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मटेरियल प्लस लेबर का नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। तो 720 प्लस 144, 864। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब आ जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के भी तीन नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। आपके किसी भी एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री का लफ्ज आ जाए, प्रोडक्शन का आ जाए या मैन्युफैक्चरिंग का आ जाए, आपने ओवरहेड के अंदर ही लिख देना। तो हम ऐड कर देते हैं इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ऐड क्या कर देते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। ओके होगी बात? अब आगे ढूंढते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये तो हमारा ओपनिंग रॉ मटेरियल है और ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है, क्योंकि फर्स्ट मास का डाटा गिवन है ना। फिर हम ढूंढते हैं यहां से इनडायरेक्ट मटेरियल, नंबर 1 ओवरहेड आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद इशू प्रोडक्शन का टोटल पेरोल, सुपरवाइजर का पेरोल, ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है। क्या सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस भी पेरोल में आएगा? ओवरहेड में नहीं, ये ओवरहेड है बट नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन। मैंने अभी कहा था जिस एक्सपेंस के साथ प्रोडक्शन का लफ्ज लिखा आ जाए वो हमारा एक्सपेंस होता है। फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस छोड़ दो, डेप्रिसिएशन 80% रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डेप्रिसिएशन 80% रिलेटेड टू प्रोडक्शन। 48,000 हमारी टोटल डेप्रिसिएशन है जिसमें 80% वो कहता है प्रोडक्शन की है, 38,000 ये नंबर आ गया 4 इसमें, बाकी नीचे तो सेल गिवन है और खत्म। अब ये 4 एक्सपेंसेस हमें मिल गए ओवरहेड, तो ओवरहेड लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले इनडायरेक्ट मटेरियल कितना? 5,000। फिर उसके बाद सुपरवाइजर की सैलरी 20,000। फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस 396। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन सिर्फ हमने लेनी है प्रोडक्शन से रिलेटेड 384, 48,000 टोटल थी, मल्टीप्लाइड बाय, लो जी, ये हमारे पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आ गई? प्रोडक्शन कॉस्ट। 864 के अंदर 5,000 ऐड करें, 20,000, 39,600, 38,400,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कितना 967। अच्छा यहां से कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। ओके है यहां तक, आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा नेक्स्ट ना, ये अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा नहीं हुआ, इसके अंदर सिर्फ एक चीज रह गई है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, वो है एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। वो कहता है देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। जब भी हमने इशू किया था मटेरियल तो उसकी एंट्री तो ये होती है ना वर्किंग प्रोसेस टू फ्रॉम मटेरियल। बिल्कुल तो वर्किंग प्रोसेस तो आना चाहिए। बिल्कुल, वो जितना प्रोसेस में स्टार्ट, उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, बाकी ये सारा इन प्रोसेस है। यहां तक इन प्रोसेस है, इनकम्प्लीट कोई नहीं रह बचा। जितना स्टार्ट हुआ था साल के एंड तक कंप्लीट भी हो गया। ये ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब है इनकम्प्लीट अभी कुछ रह गया, तो ना ओपनिंग इनकम्प्लीट है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी। इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 967,000 है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 967,000। ये जस्ट लाइक क्या है ये भला, परचेज। जैसे हम एसओसीआई एसपीएल के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नहीं लिखते, अब परचेजेस की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने ये खुद बनाया है और जितना खुद बनाने पे खर्चा आया है वो लिखते। डन। अब उसने तो ये एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूछा वो पूरा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा मुझे नहीं समझ लगी कि आपको क्या नहीं समझ लगी, क्योंकि आपने कहा कि इस सवाल में कुछ चीजें नहीं समझ लगी। अच्छा वो आगे आएंगी, ओके चले आगे भी देख लेते। अच्छा ये बात तो मान ली है ना, आगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाए। मारिया एंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये फॉर्मेटिंग वगैरह कोई कंपल्सरी नहीं होती, तो नाम आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो वही इस्तेमाल कर लिया करो। इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, इसको प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जो वो कहे वही कर दो। फिर उसके बाद फॉर द ईयर, ये ईयर तो है ही नहीं, फॉर द मंथ एंडेड मार्च जो भी 2000 है, दो कॉलम बना लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं, और यहां पर चाहते हो तो यूनिट लिख लो, नहीं लिखने तो आपकी मर्जी है। सेल्स कितने यूनिट सेल किए, 5000। कितने यूनिट सेल किए, कितने में सेल किए, 12,50,000। अब ना थोड़े से बड़े हो जाए, और इस बात का भ्रम भी रखना है कि ये ना हो कि कल को मुझे ये कहना पड़े कि छोटे हो जाओ, बड़े ही रहना। मतलब ये कि 5,000 मेरे यूनिट सेल हुए, कितने में सेल हुए, 12,50,000। 12 लाख। आप कहेंगे सर ये दरमियान वाला क्यों छोड़ दिया, वो सेल रिटर्न और कुछ होता तो लिख देते, तो कुछ था ही नहीं। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ये जो ओपनिंग स्टॉक लिखना है ये रॉ मटेरियल का लिखना है या फिनिश गुड्स का लिखना है। अब हमारी चीजें सेल होने हो रही हैं तो रॉ मटेरियल का तो डाटा नहीं आएगा ना यहाँ, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स हमें उसने दे दी थी 800 यूनिट 1,60,000। 800 यूनिट 1,60,000। एड परचेज करूं या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखूं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि परचेज तो मैंने किया नहीं, मैंने खुद बनाया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग
पहले ये बताओ कितने यूनिट बनाए हैं, पता है कितने बनाए हैं, तो बता सकते हैं? तो उसने कहा था जितने केजी लगे हर केजी के बदले यूनिट बनेगा। आपने इशू फॉर मटेरियल टू प्रोडक्शन 4800 यूनिट इशू किए थे। कितने यूनिट इशू किए थे? इसका मतलब है जितने केजी इशू किए थे उतने यूनिट बनेंगे, क्योंकि यहां पर ये मैसेज लिखा हुआ है 1 रॉ मटेरियल इज यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग 1 प्रोडक्शन यूनिट। ये चेंज हो सकता है, कहता 2 केजी के बदले 1 यूनिट बनता है, ऐसा कह सकता था। 1 केजी से 2 यूनिट बनते हैं, ये भी कह सकता था। तो इसका मतलब है हमने इस साल कितने केजी पर प्रोडक्शन की? 800 यूनिट तो पिछड़ा पड़ा हुआ है। हमने इस साल 4800 केजी मटेरियल भेजा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो कितने यूनिट बने होंगे इससे? क्योंकि इन प्रोसेस में कोई रहा नहीं, तो जितने भेजे सारे पूरे हुए होंगे। इन प्रोसेस में होता तो वो निकाल देते, वो ये कह देता कि 800 भी इन प्रोसेस में है, लेकिन उसने कहा इन प्रोसेस में कोई भी यूनिट, इसका मतलब है जितने केजी भेजे सारे ही बन गए। तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो कितने हैं? 40। इनकी कीमत कितनी है? 960। ये बात समझ लगी? 967 कहां से आया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। लेस क्लोजिंग, लो जी, फिर खुद फाइंड करना है। 800 पहले पड़ा था, 4800 मजीद बना लिया, 5000 बेच दिया। क्या बता सकते हो अनसोल्ड कितने पड़े होंगे? और ये तो ऐसे कॉमन ही बातें हैं। 800 ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, 4800 इस साल बनाया, टोटल हमारे पास हो गया 5600, 5000 सेल हो गया, तो 600 क्लोजिंग स्टॉक में बच गया। अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉ मटेरियल। अगर तो वेटेड एवरेज इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करके रेट निकालेंगे, और अगर 5 है तो कौन सा रेट लेंगे? इसका। तो 967,000 डिवाइडेड बाय 4800 मल्टीप्लाइड बाय 600, 87। अच्छा, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो यहां लिखा होगा 120,000, उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो वो आंसर आ रहा है 201.483333, ऐसा ही है। लेकिन उसने ना क्या कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके हल कर दिया, उसने ओवरऑल राउंडिंग फैक्टर लगाया। तो आप 120,875 लिख दें या 120,000 लिख दें, कोई फर्क? हाँ जी। अब अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इधर भला क्या आएगा? कंफर्म 5000 ही बिके है ना। अमाउंट भी बता दे, कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 100,612 हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। 243,875। अब लेस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन, लेस अदर एक्सपेंस। ढूंढे जरा इधर में कुछ था अदर एक्सपेंस? अदर एक्सपेंस को हम रेड कर देते हैं। एक तो था कि ये वाला 40,000, और इसमें एक ये डेप्रिसिएशन थी, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस के एक्सपेंस जो थे, और इसमें 20। 3 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रोडक्शन के नहीं थे, वो सेलिंग और एडमिन और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के थे। ठीक है, तो 40,000 भी ले जाओ उधर, नाम लिखना है तो नाम भी लिख लो, पेरोल, सेलिंग एंड एडमिन, फिर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन, पहले वाले कितने थे? 40,000,
अब वाले कितने हैं? 35400 और डेप्रिसिएशन सेलिंग एडमिन की 20%, 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, 20%। अच्छा पहले ना इसको इधर ही लिख लो, जैसे वो फॉर्मेट अपना याद है हमें। 35,400 और ये कितना आया? 9600। हाँ जी, इस टोटल कर लो 85 हमारे पास नेट प्रॉफिट। अच्छा देखना वो कहीं उसने इसका वेटेड एवरेज तो नहीं कहा हुआ फिनिश गुड्स का। अच्छा पहले इसको प्रॉफिट 243875 माइनस 1588, ये हमारा नेट प्रॉफिट। एक दफा क्वेश्चन पढ़, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी है, क्वेश्चन में अगर कहीं लिखा हो ना फिनिश गुड्स को एवरेज पे लेना है तो फिर उसका एवरेज रेट फाइंड करना आता है आपको। वेटेड एवरेज मेथड कहता है फिनिश गुड्स, इसलिए वेटेड एवरेज। माजरत, वापस थोड़ा सा जाएं। इसका वेटेज, ये अच्छी बात है, दोनों की प्रैक्टिस करवा दी उसने। 160 प्लस 967 डिवाइडेड बाय 800 प्लस 40, क्या रेट आया? 200 पॉइंट टू, नहीं एवरेज रेट 20 पहले भी यही आ रहा था तो बस ठीक है। फिर वेट मैंने तो, हमने तो इस पे कर दिया था ना, वो मुझे लगता है पिछला भी यही रेट चल रहा था इसलिए वही आ रहा है दोबारा। चले, लेकिन अगर वेटेड एवरेज रेट में फार्मूला ये बनेगा, इसका जो रेट आएगा वो 600 से मल्टीप्लाई कर देगा। 12075 जो भी आ रहा है फिर वो लेना, ठीक है ना। बाकी ये तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट, इसमें है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक्स हैं, सवाल हल करते हैं। चलिए जरा खामोशी प्लीज। अच्छा जी, कोई बात अगर खामोश हो जाए। किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल प्लस लेबर प्लस, हमने ये कंप्लीट कर दिया। मटेरियल की कॉस्ट कैसे ऐड करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है, जर्नल एंट्रीज हमने एक मटेरियल की पढ़ ली है। लेजर्स नहीं पढ़े क्योंकि इस लेजर्स के अंदर लेबर का भी जिक्र आ रहा है, ओवरहेड का भी जिक्र आ रहा है। तो पहले हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन उधर भी हो जाएगा उस चैप्टर्स के साथ ही। तो इन तीनों चैप्टर्स की इकट्ठे जो इकट्ठी अकाउंटिंग है वो भी है चैप्टर नंबर 5 और 6 में। तो अब हम जा रहे हैं ओवरहेड के ऊपर। अब कहेंगे सर इस पे जंप क्यों लगा रहे हैं? जंप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर लेबर अभी शुरू किया ना तो मुश्किल हो जाएगी। हम बड़े बड़े सवाल करके वापस आएंगे तो फिर लेबर थोड़ा आसान लगेगा। हाँ ये है, लेबर पे टाइम लगा लेंगे, आगे टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, लेकिन अगले टॉपिक ज्यादा बड़े। अगर अभी लेबर पढ़ेंगे तो समझे हमारे 15 दिन लगेंगे, और अगर वापस आके पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिन में हो जाएगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन सारी थोड़ी थोड़ी हो रही होगी। मतलब जो लेबर की कैलकुलेशन है, बाकी जो चैप्टर्स का होंगे थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन हो रही होती है। तो फिर इकट्ठी जब करेंगे तो कुछ बस सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, बाकी चीजें हमारी हो चुकी हो। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करते हैं, फिर कल इस पर टाइम लगाएंगे। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड।
प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी दो टाइप के होते हैं जी, फिक्स्ड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड वेरिएबल वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। अब एक अप्रोच भी है, इसे अप्रोच को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन अप्रोच। दो अप्रोचेस हम इस्तेमाल करेंगे, एक मार्जिनल अप्रोच होती है, एक अब्जॉर्प्शन अप्रोच होती है। पूरा चैप्टर है मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन का, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, जो इसके बाद ओवरहेड के बाद हमने जो पढ़ना है। अभी दो चैप्टर हमारे ओवरहेड के, फिर उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 9 पे जाना है, मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन अप्रोच पे। अब ये तो बाकी तो अभी चीजें हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हम देखते हैं इनको, सिर्फ ओवरहेड्स को देखते हैं। मटेरियल 99% वेरिएबल होता है, वो ओवरहेड नहीं होता, या मैं लिख ही देता हूं, मटेरियल जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हो प्लस डायरेक्ट लेबर क्योंकि अब एमसीक्यूज भी है ना, तो हमें सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, और अगर एक लफ्ज और भी ऐड कर लो, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये होती है, इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, इन्हें बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब मटेरियल को निकाल के उसको कन्वर्ट करने पे जो खर्चा आता है उसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये सारे एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। आई कैप जब थक जाता है एक ही सवाल, एक ही तरह का सवाल बार बार देके, तो फिर वो कुछ अलग टेस्ट करता है। वो जो अलग टेस्ट होता है ना, फिर वो बंदे का टेस्ट खराब कर देता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे पास पेपर में सवाल हो वैसे हैं, तो हम भी थोड़ा सा अलग टेस्ट करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन की नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट की। ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी चेंज होने से चेंज ना हो। वैसे चेंज होती है, जैसे रेंट की बात करते हैं, रेंट फिक्स होता है वेरिएबल होता है, लेकिन हर साल तो 10% बढ़ जाता है। वो टाइम के चेंज होने से बढ़ता है, एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता। और एक्टिविटी क्या है? यूनिट, नंबर ऑफ आवर्स भी कह सकते हो, यूजेज भी कह सकते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी पर डिपेंड ना करे उसे बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। डेफिनेशन तो आपको आती है, लेकिन वो ग्राफ पूछ लेता है। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा। फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ हमेशा बिल्कुल, चाहे आप यहां पर वो कॉस्ट लेता है और यहां पर वो यूनिट्स लेता है। ये है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ। इसमें से सवाल पेपर में आ सकता है। वो ये थोड़ी कहेगा फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाओ, क्योंकि मैं रेंट पे कर रहा हूं उसका ग्राफ बनाओ, ठीक है? वो फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं कहेगा, वो एक कॉस्ट बताएगा, पहले वो हम जज करेंगे फिर बनाएंगे।
ये टिक कर दूं, सबको पता चल गया। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ अब कह सकते हो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, ये हमेशा इस तरह से बनेगा। अगर वो हमें किसी फिक्स्ड कॉस्ट की जिक्र कर देता है और फिर हमें कहता है भाई पर यूनिट बनाकर दिखाएं, अब क्योंकि सर ये तो फिक्स नहीं है, ये तो रिड्यूस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब देखिए, आपने 1 यूनिट बनाया, आपको 100 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट आई। 2 यूनिट बनाया, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी? 100। 4 यूनिट बनाओगे फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी 5 बनाओगे, 10 बनाओगे 100। अगर हम इसको पर यूनिट में देखें, जब 1 यूनिट बना रहे थे तो 100 रुपए कॉस्ट आ रही थी, तो पर यूनिट कितनी आई? अगर 2 बनाएंगे तो अब पर यूनिट कितनी आएगी? 50। 4 बनाएंगे 25, 5 बनाएंगे। इसका मतलब है जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करोगे टोटल फिक्स रहेगी, बट अगर पर यूनिट फाइंड करोगे तो फिर कम होना शुरू हो जाएगी। अब यहां पर भी देखें रिड्यूस हो रही है। तो ये ग्राफ उसने कई दफा पूछा हुआ है पेपर में। वो एक फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र कर देगा पेपर में, तो वो शरारतें भी करता है। हमें लग रहा होता है कि वो वेरिएबल का जिक्र कर रहा है। एक दफा सवाल में कह दी कि लेबर है, उसको फिक्स पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो जितना मर्जी काम करे। बताओ पर यूनिट या पर आवर लेबर का ग्राफ क्या बनेगा? तो ये ग्राफ बनेगा फिर, क्योंकि अगर लेबर कॉस्ट आप जैसे किसी लेबर को हम कहते हैं जी महीने में हमने इतने पैसे देने हैं, चाहे वो जितने मर्जी यूनिट बनाए, फिर तो वो फिक्स हो गया। तीसरे नंबर पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, अब जो नॉर्मली वेरिएबल वाला कौन से होते हैं? जो यूनिट पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल, लेबर और कोई भी खर्चे जो आपको लगे वो खुद बता देगा, प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहे हूं। जैसे फ्यूल एक्सपेंसेस हैं किसी भी गाड़ी के, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बिजली का बिल 2 टाइप का होता है, एक बिजली का बिल है बिल्डिंग का, एक बिजली का बिल है मशीनों का। तो जो बिल्डिंग का बिजली का बिल है ना, वो यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा, और जो मशीनों का बिजली का बिल है ना, वो यूनिट पर डिपेंड कर। तो इसके नाम भी पर वो अलग अलग इस्तेमाल करता है। पावर का अलग इस्तेमाल करता है वो मशीनों के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड नाम इस्तेमाल करता है ओवरऑल बिल्डिंग के। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले तो बना समझेंगे, फिर इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है। जैसे यूनिट बनाओगे वैसे कॉस्ट ज्यादा लगेगी। यहां पर ऊपर वो कॉस्ट लेता है हमेशा और नीचे यूनिट्स। अब आपको लग रहा होगा कि हम, अगर अल्लाह करे यही सवाल है, वो क्या करता है? चीजें मिक्स करता है। कैसे? वो भी अब सीखेंगे। अभी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ बना देते हैं, फिर आपको पता भी चल जाएगा। लो जी, ये तो फिक्स आ गया। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है। एग्जांपल, हम 1 यूनिट बना रहे हैं जिसके ऊपर मटेरियल, लेबर और वेरिएबल जो ओवरहेड लग रहे हैं वो 100 रुपए के लग रहे हैं। मतलब ये पेन में बना रहा हूं, इसके ऊपर मटेरियल लगाया मैंने 50 रुपए का, 30 रुपीज मैंने लगा दिए लेबर के इसके अंदर ऐड हैं, और 20 रुपए और वेरिएबल खर्चे इसके अंदर ऐड हैं। तो टोटल ये 100 रुपए में एक पेन तैयार हो रहा है। एक पेन 100 रुपए में तैयार हो रहा है। अगर मैं 2 पेन बनाना चाहूं, फिक्स तो फिक्स देंगे, लेकिन मटेरियल अगले पेन के ऊपर भी 50 का लगेगा,
लेबर भी 30 की लगेगी और 20 रुपए अगले खर्चे भी लगेंगे। इसका मतलब है 2 पेन बनाने पे 200 रुपए लगेगा। और अगर मैं 4 पेन बनाऊंगा, क्योंकि हर पेन के लिए 50-50 का मटेरियल, 30-30 की लेबर और 20-20 का अदर खर्चा। और अगर मैं 10 पेन बनाऊंगा तो 1000 रुपए लग जाएगा। लेकिन अगर मैं पर यूनिट देखना चाहता हूं कि हर पेन पे कितना खर्चा आया, पर यूनिट तो 100 ही रहेगा, क्योंकि इसमें मटेरियल भी उतना लगेगा हर यूनिट पे, लेबर भी उतनी लगेगी और बाकी वेरिएबल खर्चे भी। तो याद रखें, टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ और इसका ग्राफ, ये आपके एमसीक्यूज में सवाल आएंगे। वो ग्राफ बनाकर दे देगा, पूछ लेगा, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, किसका ग्राफ है 10 नंबर, या वो एक स्टेटमेंट दे देगा, नीचे 4 ग्राफ दे देगा कि बताओ इस स्टेटमेंट का ग्राफ कौन सा है। कितने ग्राफ हो गए अभी? 4। अब आ जाता है 5वां ग्राफ, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। सेमी वेरिएबल का मतलब है पूरी वेरिएबल फिक्स भी है उसके अंदर। मिक्स का मतलब यह है कि वो ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल, मिक्स है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ये बन गया फिक्स्ड कॉस्ट का, और यहां से ऊपर आ गई वेरिएबल। फिर ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी वेरिएबल कॉस्ट, 200 का खर्चा आना ही आना है। उसके ऊपर फिर जितने यूनिट बनाएंगे खर्चा आएगा। जैसे रेंट दे रहे हैं, सैलरियां दे रहे हैं, वो तो खर्चा हमें पड़ना ही पड़ना है। ये समझ लगी बात? फिक्स्ड प्लस ये वेरिएबल का ग्राफ है और ये फिक्स का, दोनों को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन वेरिएबल को 0 से स्टार्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई काम करना शुरू करते हो तो जो रेंट देते हो वो तो देना ही देना है। जितने फिक्स खर्चे आते हैं वो देने के बाद फिर उसके बाद वेरिएबल खर्चे शामिल होते हैं। एग्जांपल, ये टोटल कॉस्ट मतलब जो मटेरियल लेबर के वो भी खर्चे और प्लस जो फिक्स खर्चे आ रहे हैं वो भी नहीं, मटेरियल लेबर भी और रेंट वगैरह भी फैक्ट्री के। फैक्ट्री का टोटल खर्चे टोटल कॉस्ट होती है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड नहीं करते हैं, इसमें वेरिएबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। अब आ जाए स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अब सवाल शुरू हो गया जो पेपर में आएंगे। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस वेरिएबल के अंदर बहुत कम आता है। नाम ही क्या है? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि इतनी एक्टिविटी रहेगी तो हमारे ये खर्चे फिक्स रहेंगे। अगर एक्टिविटी इससे ज्यादा करेंगे तो खर्चा एक दफा अचानक बढ़ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल, ये बिजली के बिल, पता नहीं आपका तो नहीं मुझे पता, पहले क्या होता था, वो कहता जी अगर 100 यूनिट आप इस्तेमाल करते हो ना तो रेट जी आपके पास 20 रुपए है। अगर 100 से क्रॉस करोगे 200 तक आपका रेट जी 20 रुपए हो जाएगा। फिर 200 से 300 की रेंज में रेट आपका 50 रुपए होगा, और अगर 300 से ऊपर जाओगे तो फिर किडनी देनी पड़ेगी। मतलब बिल का एक स्लैब रेट उन्होंने ऐसे रख दिया कि जैसे जैसे ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। दूसरा आसान एक और बताता हूं कि देखिए, आपको यह कह दिया गया कि सपोज दैट आपने ना एक वेयर हाउस लिया, स्पेस ली एक वेयर हाउस के अंदर। जो बड़े बड़े वेयर हाउस रेंट पे देते हैं लोग, वहां पर हर डिफरेंट कंपनीज का स्टॉक पड़ा होता है। उसने कहा कि यार अगर आपने ना 1000 यूनिट हमारे पास रखवाते हो ना तो हम आपसे जो बिल लेंगे या जो रेंट लेंगे वो लेंगे सपोज है टोटल 1 लाख रुपए। अगर आपने 1000 यूनिट से ज्यादा रखवाए या 1 यूनिट भी ऊपर चला गया, फिर आगे 2000 तक हम आपसे 90,000 लेंगे। 1000 यूनिट तक 1 लाख,
फिर अगले 1000 यूनिट का 90,000। फिर कहता है और अगर आप हमारी सर्विसेज लोगे हम आपको और डिस्काउंट देंगे, जो ये 1000 है टोटल 2000 हो गए। नेक्स्ट अगर 1000 हमारे पास करवाओगे तो हम आपको मजीद, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 तक ये कॉस्ट फिक्स रही, फिर अगले 1000 में कम होके फिर आगे फिक्स रही, फिर 1000 तक फिक्स रही, फिर कम होके ये बढ़ भी सकती है कम, इसे बोलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। एक और ग्राफ भी बना लेते हैं इसके ऊपर ही। वो कहता है यहां तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रही, फिर अचानक बढ़ गई 20,000, 10,000 या 5,000 का फर्क आया, फिर कुछ देर तक ये फिक्स रही, फिर बढ़ गई, फिर ये ग्राफ उसने हमारी बुक के अंदर बताया हुआ है। हुज़ैफा से पूछो कितने टोटल ग्राफ पढ़े हैं हमने? सजावल ने कहा है एक फिक्स कॉस्ट का, एक फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का, एक वेरिएबल कॉस्ट का, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक टोटल कॉस्ट का और एक स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब पेपर में ये इसमें से कोई भी नहीं आता, पेपर में इनको मिक्स कर देता है वो। पेपर वाला सवाल आप देखते हैं कि कैसे आएगा। पेपर में एक सवाल आया, अब जरा ख्याल, वो कहता है, सवाल की नेचर देखें कि 500 यूनिट्स तक कॉस्ट फिक्स है और उसके बाद आफ्टर दिस इट विल बी वेरिएबल। ऐसी अंग्रेजी तो इस्तेमाल नहीं करेगा, इतनी अच्छी अंग्रेजी उसे कहां आती है। हाँ जी, 500 यूनिट तक कितना है? फिक्स है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। अक्सर ये ना पैकेज मिल जाते हैं जैसे कि अगर इतनी कॉस्ट है ना तो इसमें ना आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे या ज्यादा लेकर आएंगे तो फिर हम आपको पर यूनिट चार्ज करेंगे। मिसाल यही वेयर हाउस के रेंट की बात कर लेते हैं। वेयर हाउस वाले ने कहा कि यार आप मुझे ना 20,000 रुपया दे दो, आप 100 यूनिट रखवाओ, आप 200 रखवाओ, 500 तक 20,000 है। इसका मतलब है 500 तक फिक्स हो गया। कहते हैं अगर आपने 500 से ज्यादा यूनिट रखवाए तो फिर मैं पर यूनिट के हिसाब से लूंगा, और पर यूनिट हो गया तो वेरिएबल हो गया, पर यूनिट हो गया तो वेरिएबल होगा। पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 500 तक ये और 500 के बाद वेरिएबल। 500 तक फिक्स बनेगा, 500 के बाद वेरिएबल बनेगा। एक और सवाल इसी तरह का, अब ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम होगा। नंबर 2 वो कहता है मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹100 फॉर फर्स्ट 800 units. After this 10% discount availed या प्रोवाइड। ग्राफ बनाना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, ग्राफ बनाना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का। ये भी मैंने नीचे लिख दिया, वरना वो ये कहता है ऊपर वाली स्टेटमेंट का ग्राफ बनाए। अब पहली बात किसकी बात जिक्र हो रही है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होता है या फिक्स होता है? और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जिक्र हो रहा है, फिक्स हो गया। 800 यूनिट तक तो 100 रुपए है, 800 यूनिट तक, उसके बाद 90 हो गई। ग्राफ पर किसी ने सोचा है? ये पहले 100 रुपया था,
फिर नीचे होके फिर आगे यही रहे, स्टेप फिक्स कॉस्ट टाइप बन जाएगा। देखिए 100 यूनिट तक तो 100 रुपए रहेगा, 100 यूनिट के बाद 10 रुपए कम होगा, यहां पर 100 रुपए लिखा होगा और यहां पर 90 रुपए लिखा होगा। तो पहले 100 यूनिट तक, सॉरी 800 यूनिट तक यहां पर रहा, फिर जैसे 800 यूनिट का कॉस्ट 90 रुपए होगी। अच्छा ये इंटरेस्टिंग ग्राफ बात तब बनता है अगर फिक्स कॉस्ट हमारी पर यूनिट चेंज हो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 800 के बाद चेंज हो, ऐसे आ रही थी कॉस्ट, अगर तो हो ज्यादा तो ये कुछ ऐसे बन जाती है, ज्यादा हो गए फिर अपनी रूटीन वही रखती है, और अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो तो फिर कैसे बनेगी, ये नीचे की तरफ आएगी, फिर ऐसे बनेगी। ठीक है, तो ऐसे वैसे ग्राफ हम बनाएंगे। बल्कि मैं पहले आपको ना एक क्वेश्चन दूंगा, अभी तो आप अपना पिछला चैप्टर ओके करो ना, कल से फिर क्योंकि ओवरहेड हमने कल ही मेन शुरू करना है, आज इसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है, तो कल इंशाल्लाह फिर ओवरहेड और इसके ग्राफ देखेंगे।